हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो एनसीईआरटी बेस्ड जो 12th क्लास की बायोलॉजी पे से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं, आज हम उसमें आगे बढ़ते हुए चैप्टर है जो इकोसिस्टम हम बोल सकते हैं, जो 10th नंबर यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपका ओल्ड सिलेबस के बेस पे बात करें तो ये 14 नंबर चैप्टर मिलेगा, और न्यू सिलेबस के बेस पे बात करें तो 12 नंबर चैप्टर मिलेगा। इकोसिस्टम बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऐसे टॉपिक मिलते हैं जो स्टेप टू स्टेप आपको क्लियरिटी जिनकी होनी बड़ी ज़रूरी है। तो आज का हमारा बिल्कुल फर्स्ट सेशन रहेगा जिसमें हम 1 to 15 एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा बेसिक है इस चैप्टर का, वो भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया रहे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली इकोसिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन है। तो इकोसिस्टम है क्या चीज़? तो इकोलॉजी है स्टडी ऑफ जो बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर कंपोनेंट्स हम बोल सकते हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के बीच में संबंध होता है। तो सिंपली जब हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, तो इसके अंदर कुछ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। इसके अलावा एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और इनके बीच का जो इंटरेक्शन है एक दूसरे पे, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें इकोसिस्टम के, मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड इकोसिस्टम जो हम 10th क्लास में पढ़ लेते हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम हो सकते हैं। स्मॉल एंड लार्ज मतलब जो छोटे लेवल पे हैं और बड़े इकोसिस्टम हैं। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, टेरिस्ट्रियल टेरिस्ट्रियल एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब जो वाटर से रिलेटेड इकोसिस्टम है, मतलब वाटर में जो भी डिफरेंट टाइप का इकोसिस्टम मिलता है उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हैं, उसके बेस पे इकोसिस्टम के काफ़ी सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट्स की बात करें आपसे, तो कंपोनेंट्स क्या हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। और जब बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके फूड चेन एंड फूड वेब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है वो आ जाता है। और फूड वेब और फूड चेन ये भी आपस में कंप्लीट टॉपिक्स होते हैं। फूड चेन में जब आप पढ़ते हो, जैसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिक लेवल होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके बाद जो बच जाते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं। और कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रोप्स होते हैं। कंज्यूमर में भी अलग अलग लेवल आ जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और कार्निवोर्स के भी लेवल अलग अलग आ जाते हैं। तो आपको फूड चेन और फूड वेब से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन कहाँ पे भी मिल जाते हैं, सिंपली आपसे लेवल पूछ लिया जाता है। जैसे कि कोई भी फूड चेन दे दिया, उसका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, उसके बाद सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कोई भी फूड चेन देख लो, मान लो आपने पास जैसे ग्रास है, फिर उसके बाद हम मान ले इंसेक्ट हैं, फिर उसके बाद फ्रॉग है, उसके बाद स्नेक है, और उसके बाद क्या है, ईगल है। तो इस तरीके से आपसे कोई फूड चेन का एग्जांपल दे दिया जाए और उसके बाद पूछ लिया जाए कि भाई इसका थर्ड ट्रॉपिक लेवल क्या है, फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ, मतलब ज़्यादातर तो 5 तक ही आपके ट्रॉपिक लेवल है वो रहते हैं। 4 या 5 तक ही रहते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है, हमको पता है 10% एनर्जी ला रहता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें, इसमें आपसे पूछ लिया जाए प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। प्राइमरी कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो दूसरे पे डिपेंड हो, तो इसमें इंसेक्ट आपका प्राइमरी कंज्यूमर आ जाता है। प्राइमरी कार्निवोर आपसे पूछ लिया जाए तो प्राइमरी कार्निवोर हमारा इसमें फ्रॉग आ जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर है या प्राइमरी कार्निवोर है, उसी के बेस पे आपसे भी पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी कार्निवोर है वो किस लेवल या किस ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करता है, तो वो टर्सरी ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करता है। इसके अलावा टॉप कार्निवोर यदि आपसे पूछ लिया जाए, या फिर सेकेंडरी कार्निवोर आपसे पूछ लिया जाए, सेकेंडरी कार्निवोर का ट्रॉपिक लेवल यदि आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, फोर्थ। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फूड वेब क्या है, जब इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं। सिंपल बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कई बार आ जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे पिरामिड्स, पिरामिड्स आपके क्या होते हैं, एक प्रकार का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका, नंबर का भी हो सकता है, इसके अलावा बायोमास का भी हो सकता है,
इसके अलावा एनर्जी का भी हो सकता है। 3 टाइप के पिरामिड पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें आपको नंबर का पिरामिड अपराइट और इन्वर्टेड, सीधा और उल्टा मिल सकता है। इसके अलावा बायोमास का भी दोनों केस मिल सकते हैं। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा ही मिलता है, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। काफी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलता है डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन कैसे होता है और डिकम्पोजिशन के फैक्टर कौन कौन से हैं और डिकम्पोजिशन के स्टेप कौन से हैं, ये थोड़ा हम बोल सकते हैं नया टॉपिक है जो आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा। इसके जो 5 स्टेप हैं वो भी हम क्वेश्चन जब स्टडी करेंगे तब भी आपको बताए जाएंगे। इसके अलावा फूड चेन के 2 टाइप दिए जाते हैं, जैसे वैसे तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक फूड चेन होती है। इसके अलावा 2 टाइप और हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बेस पे एक होता है आपका ग्रेजिंग फूड चेन और एक होता है आपका डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन कौन सी होती है? जो डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से शुरू होती है। और ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है? जिसमें प्रोड्यूसर से शुरू होती है, प्लांट से, एल्गी से जो शुरू होती है। जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फूड चेन ये ज्यादातर आपकी ग्रेजिंग फूड चेन में आती है। डेट्रिटस फूड चेन का भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, देख भी लेंगे हम। और एनर्जी फ्लो से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा और आपका न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरीके से होता है, कार्बन एंड फॉस्फोर साइकिल का भी जिक्र पहले होता था, हालांकि अभी हटा दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपको हो सकता है प्राइमरी सक्सेशन से रिलेटेड भी जो टॉपिक है वो पढ़ने को मिल जाए। प्राइमरी सक्सेशन जो ओल्ड सिलेबस के बेस पे बात करें, क्वेश्चन देखेंगे तभी थोड़ा आइडिया आपको बता दिया जाएगा। तो पहले तो हर एक चैप्टर के जब भी आप एमसीक्यू स्टडी करते हो ना, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके दिमाग में वो क्या रहने चाहिए? ऑलरेडी उनका एक मैप रहना चाहिए। उसी बेस पे आप जो क्वेश्चंस है वो सोल्व कर पाते हो। जैसे सबसे पहला इस चैप्टर से वैसे इजी से क्वेश्चन है, जनरल एक माइंड की प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन वैसे कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया जरूर मिलेगा, आपकी नॉलेज प्रैक्टिस करने का भी आपको मौका मिलेगा। इकोसिस्टम क्या है? डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, सिंपल। लेकिन सिंपल क्वेश्चन ही ज्यादातर हमको क्या कर देते हैं? परेशान कर देते हैं। कई बार हम पूरी ऑप्शन पढ़े बगैर ही हम सिंपल क्या कर देते हैं? टिक लगा देते हैं। जैसे कई जल्दबाजी में क्या करेंगे? ग्रुप ऑफ कंपोनेंट दैट इंटरेक्ट से याद रख लेते हैं, आपस में इंटरेक्शन होता है तो ठीक है भाई, इकोसिस्टम ही है। लेकिन कंपोनेंट क्या? कंपोनेंट तो कोई भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लेकिन इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी का जो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? सिंपली इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में जरूरी नहीं कि केवल बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स ही हो, इसके अलावा फिजिकल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल दोनों का होना जरूरी है। तो इसने कंपोनेंट्स को यहाँ पे क्या नहीं किया? डिफरेंशिएट नहीं किया। कंपोनेंट तो कोई भी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप मार खा सकते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन और आर एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम? बताया था जो ह्यूमन से बनाते हैं, तो बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे हर्बेरियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या होता है हर्बेरियम? एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल एड होता है। टैक्सोनॉमिकल एड, जिसमें हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स या डिवाइसेज यूज करते हैं। तो हर्बेरियम में क्या करते हैं? जो प्लांट के पार्ट्स वगैरह हैं उनको सुखा के और उनको चिपकाया जाता है पेपर के ऊपर। तो सिंपली क्रॉप फील्ड है, ये क्या है? हमारा एक प्रकार का इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें काफी सारे इंसेक्ट वगैरह, बर्ड्स वगैरह, माउस वगैरह है, वो क्रॉप फील्ड में मिल सकते हैं। एक्वेरियम है, वो भी क्या है? फिशिज के लिए। तो सिंपल आपका डी ऑप्शन है वो यहाँ पे रहेगा। कोई भी नई टर्म आपको आती है ना, वो जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन में, आंसर में कहीं पे भी कोई टर्मिनोलॉजी आपसे कोई वीक रह जाए ना, क्या पता उससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन बने। जैसे इसमें है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेफिनेशन बेस्ड। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सिंपली मान लो लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम बोल सकते हैं। जैसे किसी फॉरेस्ट में हम देखेंगे, सबसे लेवल पे, छोटे लेवल पे क्या मिलेंगे? छोटे छोटे ग्रास मिलेंगे। उसके बाद बड़े लेवल पे आपको झाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी। फिर क्या मिलेंगे? स्मॉल ट्रीज मिलेंगे। और फिर क्या मिलेंगे आपको? बड़े ट्रीज हैं वो मिलते हैं। तो इनका लेवल होता है अलग अलग, और इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल। वर्टिकल क्या होता है? बिल्कुल खड़ा। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बंटवारा। जब हम किसी भी जगह का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी लेयरिंग कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। न्यूमरेशन तो क्या है? उसकी नंबरिंग वगैरह करना होता है। स्पीसीज कंपोजिशन क्या होता है? डिफरेंट स्पीसीज के, मतलब एक एरिया में अलग अलग टाइप की स्पीसीज है वो कितनी लगी हुई है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम सकते हैं कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रेटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका
बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एबायोटिक कंपोनेंट से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो बायोटिक का यदि आपको पता है तो सिंपली आप एबायोटिक का भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें एबायोटिक की, और एबायोटिक में तो आपके कौन कौन से आ जाते हैं, सिंपली यदि हम बात करें फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स आ जाते हैं दोनों। कंज्यूमर्स क्या हैं, ये तो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं ना, बायोटिक कंपोनेंट्स। और बायोटिक कंपोनेंट्स एक दे रखा है, ये आ ही नहीं सकता। इसके अलावा फ्लो ऑफ एनर्जी और साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कोई भी मटेरियल हो सकता है। और फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी क्या है एक प्रकार से एबायोटिक कंपोनेंट में ही आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको ना जल्दबाजी नहीं करनी है आते हुए क्वेश्चन में, बस यहाँ पे टिक और ट्रिप लगेगी, क्योंकि आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया और पूरे आंसर आपको पढ़ने हैं। कई बार हम एक दो आंसर, हाँ चलो ये ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं हाँ इसका तो और लॉजिकल आंसर ये भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे आपके सिंपली पूछा हुआ है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। कुछ होते हैं स्ट्रक्चरल और कुछ होते हैं फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, जैसे यूनिट ऑफ लाइफ हम सेल पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब जैसे बिल्डिंग ब्लॉक बनाने में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, जो एक आउटर अपीयरेंस हम देखते हैं किसी भी चीज की, तो वो स्ट्रक्चर से ही बेस्ड होती है ना। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, एक तो स्पीसीज कंपोजिशन होता है, कौन कौन सी स्पीसीज वहां पे रहती है। और स्ट्रक्चर में ही जैसे हमने देखा था लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीजें किसमें आ जाती हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में। इसके अलावा उनके अंदर प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिव मतलब करता क्या है वो काम, फंक्शनल में आ जाता है ना। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी ये भी फंक्शनल में है। इसके अलावा ये स्ट्रेटिफिकेशन इसमें जरूर था, लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट का साइकिल है ये भी फंक्शनल है ना, न्यूट्रिएंट का साइकिल होना, वो स्ट्रक्चर में नहीं आ सकता। थोड़ा सा एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल में आपको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी क्या है, मतलब एक प्रकार का हमने देखा है फंक्शनल कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, और इसमें मतलब प्रोडक्टिविटी का मतलब बनना, कोई भी चीज का फॉर्मेशन। और फॉर्मेशन यदि हम बात करें प्रोडक्टिविटी के बेस पे कई चीजें देखी जाती हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सिंपली जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स वो सोलर एनर्जी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको किस में बदलते हैं, केमिकल एनर्जी में। जिस केमिकल एनर्जी के ऊपर सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो प्रोड्यूसर्स जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी वो केमिकल एनर्जी ग्लूकोज फॉर्मेशन करते हैं ना, उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। प्रोड्यूसर लेवल पे जो भी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। और ये किसके बराबर है, यही आपसे पूछा हुआ है, इज द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट ऑफ केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी किस में बनता है, फोटोसिंथेसिस में। तो मतलब कितना फोटोसिंथेसिस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, कितना हमारा प्रोड्यूसर कंटेंट है, और उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा स्टैंडिंग क्रॉप तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है एट प्रेजेंट कितने लेवल या कितनी नंबर में हमारे पास कोई भी बायोटिक कंपोनेंट किसी भी जगह पे है, कितने कंज्यूमर हैं, कितने प्रोड्यूसर हैं, कितने भी, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। और ज़्यादातर क्रॉप यहाँ पे ये नहीं कि खड़ी हुई फसल को बोला हुआ है, ज़्यादातर प्रोड्यूसर का ही हम जिक्र करते हैं। कितने ज़्यादा जो प्रोड्यूसर्स हैं किसी पार्टिकुलर एरिया में एट ए गिवन टाइम कितने हैं, उसी को हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। इज ग्रेटेस्ट इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में ज़्यादा होती है, खासकर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही ज़्यादा मिलती है, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं। इज इन्वर्टेड इन सम एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन्वर्टेड और अपराइट तो पिरामिड से रिलेटेड होते हैं, ये आपको याद रखना है, पिरामिड से रिलेटेड होते हैं अपराइट और इन्वर्टेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। इसके अलावा सेकेंडरी भी होता है, और कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें हम थोड़ा कवर कर लेंगे। द रेट एट विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो क्या होता है, वो हमने देखा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। लेकिन यहाँ पे देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के भी दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अब आपको समझना पड़ेगा नेट एंड ग्रोस में मतलब क्या है। जैसे हम किसी भी चीज का, कोई कार्टून वगैरह आता है उसके अंदर कोई मटेरियल आता है, या फिर कोई जैसे हमारे बोरी वगैरह होती हैं उसमें भी लिखा होता है ग्रोस वेट कितना है इसका। ग्रोस का मतलब टोटल, और नेट का मतलब है जो इसका काम का वेट कितना है। तो कहने का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, एनर्जी बदलते हैं सनलाइट या जो हमारी सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कितनी एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, वो तो है उनका ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी उसको बोलते हैं। टोटल उन्होंने कितनी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला। उसके बाद वो एनर्जी जो कि वो अगले ट्रॉपिक लेवल तक देते हैं, क्योंकि भाई जो एनर्जी उन्होंने बनाई है वो खुद भी तो यूज करेंगे ना कुछ, जो भी मतलब रेस्पिरेशन के रूप में या फिर जो उनकी मेटाबॉलिज्म के रूप में अपनी नॉर्मल प्लांट या फिर अपनी बॉडी को कंटिन्यू रखने की कंडीशन में जो भी एनर्जी उन्होंने यूज की है ना वो अलग, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अगले ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर की है उसको हम बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं या नेट प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी क्यों बोले हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल को एनर्जी ट्रांसफर करता है ना उसी को हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ग्रोस किसके लिए है, जो इसने टोटल बनाई है जिसमें ये खुद भी यूज करता है। ऐसे ही सेकेंडरी क्या होती है, सेकेंडरी होती है जो हमारा सेकंड ट्रॉपिक लेवल है ना, फर्स्ट तो क्या है प्रोड्यूसर, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल या फिर बोल सकते हैं हम जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं उनको जो टोटल एनर्जी मिलती है, टोटल कितनी मिली थी इनको, जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी प्रोड्यूसर की, तो हम बोल सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी थी, ये हमारी प्रोड्यूसर की थी। यही अगले ट्रॉपिक लेवल में जो जाई है सेकंड ट्रॉपिक लेवल में, वो उसके लिए क्या काम करती है, उसके लिए ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिव सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का काम करती है। ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब उसके पास जो भी एनर्जी आई है ना वो अब उसके लिए टोटल है। अब उस एनर्जी में से खुद तो वो कुछ यूज करेगा और उसके बाद वो 10% है वो अगले ट्रॉपिक लेवल तक भेजता है। तो सिंपली याद रखो जो 90% एनर्जी वो यूज कर लेता है ना कोई भी ट्रॉपिक लेवल, वो घट जाती है किसमें से, वो घट जाती है हमारी ग्रोस प्रोडक्टिविटी में से। जब आपका रेस्पिरेशन वाली एनर्जी घट जाती है तो उसको हम नेट प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से रेस्पिरेशन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ऐसे ही ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जो भी मेटाबॉलिज्म में कोई हीट लॉस में एनर्जी हट जाती है तो उसके बाद क्या होता है नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब पता होना चाहिए, प्राइमरी मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी मतलब सेकंड ट्रॉपिक लेवल। नेट और ग्रोस का मैंने बता दिया, ग्रोस टोटल होता है, नेट का मतलब जो हमारे काम का है या नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक वो जो पहुंचाई जाती है। तो सिंपल इसमें क्या पूछा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की है और इसने क्या बोला है कि कितनी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा। इसने नहीं बोला कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक कितनी भेजी गई है, तो टोटल जो भेजी जाती है उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट कौन सी है, यदि ये बोलता है सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कितनी एनर्जी गई है उसको हम क्या बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट ऑफन लिमिट्स द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को डिफाइन करता है, लिमिट लगा सकता है या फिर डिटरमाइन करता है, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसमें जो रॉ मटेरियल वो क्या है, सोलर एनर्जी है। सोलर को ही किस में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिटरमाइनिंग फैक्टर वो क्या है, सोलर रेडिएशन या फिर लाइट होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंज्यूमर्स, नाइट्रोजन, इनका कोई रोल है ही नहीं है। ऑक्सीजन का क्या रोल है, ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट होता है ना फोटोसिंथेसिस में, तो उसका यूज थोड़े है। हाँ यदि यहाँ पे CO2 वगैरह आ जाता है, CO2 H2O ये चीजें आ जाती तो हम थोड़ा सोचते, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सनलाइट होता है। उसके बाद डिकम्पोजर्स क्या हैं पढ़ते हैं ना हम, डिकम्पोजर किस में आते हैं, एक प्रकार का हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। और डिकम्पोजर का दूसरा नाम स्क्वेंजर भी बोलते हैं, स्क्वेंजर्स। इसके अलावा इनको रिड्यूसर्स भी बोला जाता है, रिड्यूसर्स। स्क्वेंजर्स क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उनको तोड़ के क्या करते हैं सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा रिड्यूसर्स मतलब रिडक्शन करते हैं, बड़ी चीज का छोटे में रिड्यूस कर देते हैं, उसको हेट्रोट्रोप्स भी बोला जाता है। तो इसमें बोला है आपसे जो फंजाई और बैक्टीरिया ना वो क्या करते हैं डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर ग्रो करते हैं। और इनसे रिलेटेड बोला है कि क्या क्या चीजें इसमें आ सकती हैं, करेक्ट पूछा है। तो इसमें फर्स्ट में ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स नहीं होते हैं, ये ऑटोट्रोप्स नहीं होते हैं, तो दोनों हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ है वो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। इसने पूछा करेक्ट, करेक्ट में हेट्रोट्रोप्स होते हैं बिल्कुल, और सैप्रोट्रोप्स होते हैं। सैप्रोट्रोप्स मींस एक वर्ड और होता है इनके लिए, सैप्रो मतलब डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो हमारा जो कौन कौन से आ जाएंगे सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड किस में है, ए में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक चीज को हम और क्या क्या बोल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डिकम्पोजर्स के काफी नाम आपको बता दिए हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन, तो ये मिनरलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट आया है मिनरल में कन्वर्ट होना, ये आपका डिकम्पोजिशन से रिलेटेड है।
डिकम्पोजिशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है अपनी बुक में, और इसके फैक्टर दिए हुए हैं, किन किन फैक्टर पे डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है, जैसे कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर जितना कंटेंट ज़्यादा होएगा उतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन रेट फास्ट होएगा। इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन कैसा है, जिस चीज़ का डिकम्पोजिशन होना है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा स्टेप से क्वेश्चन है ये, डिकम्पोजिशन के कौन कौन से स्टेप हैं। तो स्टेप आपको याद रखने हैं, 5 स्टेप मैंने जिक्र किया था डिकम्पोजिशन के होते हैं। 5 में सबसे पहला स्टेप क्या है, ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन, फिर आता है लीचिंग, फिर आता है कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन, और लास्ट आता है आपका जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं डेफिनेशन बेस्ड। जैसे डेफिनेशन बेस्ड ही तो है, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन रिलीज ऑफ, किस चीज में मदद करता है। मिनरलाइजेशन मींस ये किसके बाद होता है, ह्यूमिफिकेशन, तो ह्यूमस जो बनता है, ह्यूमस से जब हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर मिनरल्स बनते हैं ना, उसी को बोला जाता है मिनरलाइजेशन। सबसे पहले तो कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी प्लांट या एनिमल जब मरता है तो वो टुकड़ों में टूटता है। उसके बाद क्या होता है, लीचिंग, मतलब वाटर में सोल्यूबल जितने भी सब्सटेंस है ना वो गुड़ के मिट्टी में चले जाते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें बच जाती हैं उनका फिर कैटाबोलिज्म होता है। कैटाबोलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। उसके बाद उसका बन जाता है ह्यूमिफिकेशन, ब्लैक ब्लैक सा सब्सटेंस बन जाता है सड़ने के बाद किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। ह्यूमस बन जाता है, ह्यूमस काफी न्यूट्रिशियस होता है सोइल के लिए, मतलब काफी फर्टाइल सोइल बनाता है। इसके अलावा फिर कुछ टाइम के बाद क्या है, वो ह्यूमस भी आराम आराम से मिनरल बना लेता है। तो ये एक प्रकार की, जैसे कोई भी चीज मर जाती है, प्लांट्स या एनिमल, उसका सड़ने के बाद उसकी जो जो चीजें बिल्कुल मिट्टी बनने तक की प्रोसेस है ना, ये 5 स्टेप में होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है मिनरलाइजेशन में क्या होता है, बताया मैंने ह्यूमिफिकेशन के बाद का स्टेप है। और सिंपली होता है क्या है इसमें, जो ह्यूमस है ना आपके, तो ह्यूमस से क्या बन जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या मिनरल है वो बनते हैं ह्यूमस से। और इसके अलावा बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, डेट्रिटस, डेट्रिटस तो क्या है, जो गली सड़ी चीज जिसका फ्रेगमेंटेशन होता है उससे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ये फर्स्ट वाले स्टेप की बात कर रहा है, ये नहीं होता। ऑर्गेनिक सब न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस में तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ कुछ बचे हुए हैं और उनका टूटना, मिनरल में थोड़े आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक तो थोड़े बड़े सब्सटेंस होते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, 9th चैप्टर रहता है जो 11th में आपने पढ़ा भी है, तो वो आ जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्रिटस, तो डेट्रिटस तो बिल्कुल डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस को बोलते हैं, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे तो लास्ट स्टेप की बात की है ना, तो यहाँ पे तो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि जैसे आपको ये थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाए जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में, ऐसे यदि आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं बिल्कुल सीक्वेंशियल मोड में, तो आपके लिए एक चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक ने। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट आपको अट्रैक्टिव नोट्स की फॉर्म में विद पीडीएफ फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आपके पास 40+ प्लेलिस्ट में 700 मोर वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड की हुई हैं। इसके अलावा फर्दर अपडेशन है आपको रेगुलर चैनल पे मिलते रहते हैं, तो साथ में आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब रखें। और इसके अलावा हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप टाइम टू टाइम हमसे कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के बारे में अप्रोच कर सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर इसका एक सेपरेट सेशन हमको प्रोवाइड किया जाए, तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं। तो आप टाइम टू टाइम हमसे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ भी अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे आपको 9th 10th 11th 12th से रिलेटेड जो मैटर है बायोलॉजी का वो प्रोवाइड किया हुआ है। इसके अलावा जो भी आपको मेरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो आप ये डिटेल है वो पढ़ सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड ही है। तो प्रोडक्टिविटी किसमें, बायोमास की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और इसमें आपकी यूनिट पूछी हुई है कौन कौन सी यूनिट है हमारी प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, किसी भी पार्टिकुलर एरिया से कितनी अमाउंट में बायोमास प्रोड्यूस होता है। तो अमाउंट को हम किस में मेजर करते हैं, मेनली किलोग्राम में या ग्राम में मेजर करते हैं, या फिर कई बार एनर्जी की फॉर्म में भी मेजर करते हैं, कितनी एनर्जी में प्रोडक्शन हो रहा है और किस एरिया से हो रहा है, उसको हम मान रहे हैं मीटर स्क्वायर सिंपली। और कई बार आ जाता है भाई कितने साल में हो रहा है, तो पर ईयर भी माना जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या बायोमास प्रोड्यूस्ड एट ए पार्टिकुलर एरिया या पर यूनिट एरिया पर ईयर, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्टिविटी। तो उसकी यूनिट आपसे पूछी हुई है, यूनिट किस में आ सकती है, फिर ग्राम में या फिर
एनर्जी की यूनिट होती है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में हो सकती है, और मीटर स्क्वायर है वो पर होता है, मतलब मीटर की पावर में जो मीटर स्क्वायर है ना वो इनवर्स में होता है, ये बोल सकते हैं हम सिंपली। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो ग्राम मीटर स्क्वायर इनवर्स पर ईयर हो सकती है या किलो कैलोरी पर ईयर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ये यूनिट हो सकती है। तो यहाँ पे आपका सेकंड और फोर्थ है वो आंसर रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आप ग्राम इनवर्स लिखा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे मीटर क्यूब लिखा हुआ है। वॉल्यूम से मतलब नहीं होता हमारा, किससे मतलब होता है, एरिया से मतलब होता है। और एरिया की जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी यदि आपको पार्टिकुलरली पता है ना तो भी आप इस क्वेश्चन की तरफ जो आंसर के वो अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। एंड इन्वर्टेड पिरामिड, तो ये आपका इन्वर्टेड और अपराइट पिरामिड से रिलेटेड क्वेश्चन है। बायोमास का जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो कहाँ पाया जा सकता है। पिरामिड क्या होते हैं, एक प्रकार का नंबर या फिर अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कि जो प्राइमरी लेवल है या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसके ऊपर बायोमास ज्यादा होना चाहिए। इन्वर्टेड में क्या होना चाहिए, इसमें उल्टा होना चाहिए, जो फर्स्ट लेवल है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल उसका बायोमास कम होना चाहिए, उसके बाद क्या है वो लेवल है वो बढ़ते रहना चाहिए, इस तरीके की। मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा पिरामिड है ना उल्टा बनना चाहिए, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे बायोमास कम, सेकंड पे ज़्यादा, थर्ड पे फोर्थ पे मतलब बढ़ता ही मिलना चाहिए। तो इस टाइप का इन्वर्टेड पिरामिड है ना आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा मिलता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कितने भी हो उनका बायोमास यदि हम कंपैरिजन करें किसके साथ, इंसेक्ट के साथ, जू प्लैंक्टॉन्स के साथ, तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं आपके, फाइटो प्लैंक्टॉन्स। दूसरे लेवल पे क्या है, जू प्लैंक्टॉन्स। अब उसके बाद क्या आ जाती हैं फिर, इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, या स्मॉल फीसीज आप मान सकते हो, स्मॉल फीसीज। उसके बाद आ जाती हैं लार्ज फीसीज, फिर आ जाते हैं फीस ईटिंग बर्ड्स। तो लार्ज फीसीज का बायोमास बहुत ज़्यादा है ना किसके कंपैरिजन में, फाइटोप्लैंक्टन के कंपैरिजन में। तो एक्वेटिक फूड चेन में हमेशा आपका बायोमास का जो पिरामिड है ना वो इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पे एक्वेटिक कौन है, मैराइन है, इसके अलावा फॉरेस्ट टेरिस्ट्रियल में आते हैं, ग्रासलैंड टेरिस्ट्रियल में है, टुंड्रा भी किस में आता है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में आता है। तो सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर। आपसे पूछा हुआ है कि प्रोड्यूसर इसमें से कौन सा नहीं है। प्रोड्यूसर की खास बात क्या है, जो फोटोसिंथेसिस करे, जो मान लो प्लांट्स या एल्गा में आए, साइनोबैक्टीरिया में भी आ सकता है। तो सिंपली जैसे नोस्टोक है, वोलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, तो ये आपके क्या आते हैं सिंपली यदि हम बात करें, ये ग्रीन एल्गा में आते हैं, ग्रीन एल्गा। इसके अलावा नोस्टोक है आपका किस में आ सकता है, साइनो बैक्टीरिया में आ सकता है। तो ये क्या है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस करके ये प्रोड्यूसर का काम कर सकते हैं। लेकिन अगेरिकस क्या है, ये तो फंजाई होती है, फंजाई में आता है ना। तो फंजाई तो क्या है, ट्रोट्रोप्स है। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कौन से कंपोनेंट कहाँ पे आते हैं। उसके बाद आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज नॉट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पूछा है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बेस पे। और प्राइमरी कौन सी, नेट, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे सेकंड ट्रॉपिक लेवल को देने वाला कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है, वो आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बात करें यदि हम डेजर्ट्स की, तो डेजर्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा, बहुत क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रोड्यूसर्स बहुत कम होते हैं। ओशियंस में भी यदि हम बात करें, हमने देखा था अभी बायोमास के बेस पे तो बहुत कम होते हैं ना, जो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह। एस्टरीज क्या होती हैं, ये तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे साल्टी कंडीशन है, या फिर हम बोल सकते हैं साल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स बहुत कम मिलते हैं। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, जो हमारा इक्वेटर के आसपास का रीजन है, इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है ना अर्थ की, उसके आसपास का रीजन है, वहाँ पे लाइट भी डायरेक्ट गिरती है, सनलाइट सबसे ज़्यादा गिरेगी। और सनलाइट हमने देखा है सनलाइट नेट प्राइमरी या फिर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, यही सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो शो करते हैं। उसके बाद पिरामिड्स ऑफ नंबर इज, तो बताया था आपको तीन टाइप के पिरामिड होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास हमने देख लिया। इसके अलावा पिरामिड ऑफ नंबर का आपसे पूछा हुआ है, तो इसमें अपराइट और इन्वर्टेड से रिलेटेड है। और मैंने बताया था ये पिरामिड ऑफ नंबर और बायोमास के जो पिरामिड है वो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों कंडीशन हो सकती है। केवल एनर्जी का जो पिरामिड है ना ये हमेशा आपका कैसा रहता है, अपराइट। तो इजी सा क्वेश्चन है, तो क्या हो सकता है आपका, आइदर अपराइट और इन्वर्टेड देखने को मिल सकता है, ऑलवेज और ओनली
हमेशा याद रखना ऑलवेज एंड ओनली वाले जो वर्ड है ना वो ज़्यादातर हमारे इनकरेक्ट आंसर की तरफ ही अप्रोच करते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ में जो बातें बताई जाती हैं, ट्रिक्स और टिप्स बताई जाती हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना है। और ये चैप्टर बड़े इजी हैं, इजी समझ के इनसे मार नहीं खानी है, क्योंकि इजी को हम ज़्यादातर जल्दबाजी में सॉल्व करने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, ऑप्शंस को पूरा पढ़ के, चार ऑप्शंस को पढ़ के, फिर आपको मोर लॉजिकल, बिल्कुल हम बोलूँगा मोस्ट लॉजिकल जो या फिर मोस्ट कॉन्सेप्चुअल आंसर है या फिर ऑप्शन है उसी को आपने टिक करना होता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशन आपको इस चैनल पे लगातार प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच।